बोर्डम के फायदों को अनप्लग कीजिए दोस्तों और उसको गले लगाइए। आखिरी बार आपको एक ग्रेट आइडिया कब आया था? जब आप ट्विटर पढ़ रहे थे या ग्रुप में कुछ दोस्तों को टेक्स्ट कर रहे थे? तो क्या यह आपको आया था दोस्तों कोई आइडिया? या हो सकता है कि YouTube को 2 घंटे तक देखने के दौरान आपको कोई जीनियस थॉट आया हो? नहीं? अगर आप ऑथर की तरह महसूस करते हैं कि पिछली बार जब आप बोर हो गए थे तो आपके पास एक ब्रिलियंट थॉट था, चाहे आप एक लंबी एमलेस वॉक ले रहे हो या बहुत देर तक शार ले रहे थे, आप अकेले नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुतों के साथ होता है। असल में हमारे ब्रेन को वास्तव में क्रिएटिविटी पाने के लिए बोर्डम की जरूरत होती है। तो आप सभी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर हो सकते हैं और बोर्डम के उस रेयर ह्यूमन इमोशन से कैसे फायदा उठा सकते हैं दोस्तों? हमारे बोर्डम को अवॉइड करना हमारी क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ये संडे की दोपहर है दोस्तों और आपको करने के लिए कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं। इंटरनेट डाउन है, आप अकेले हैं, आपका फोन डेड हो चुका है और कोई किताब भी आपके पास नहीं है। आपको यह सब झेलना है। क्या यह सब सबसे ज्यादा दिमाग को सुन करने वाला है और बोरिंग चीज जैसा नहीं लगता दोस्तों? आपको बोर्डम के लेवल का अंदाजा देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में की गई एक स्टडी पर विचार करना होगा। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को 3 तरीके के एक्साइटमेंट से रूबरू यानी फेस टू फेस कराया गया दोस्तों। पहला म्यूजिक, दूसरा इमेजेस और तीसरा हल्के इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो कुछ टाइम के बाद पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि क्या वे शॉक्स को रोकने के लिए पे करने को तैयार हैं, और उनमें से 75% ने कहा कि हाँ वे ऐसा करेंगे। पार्टिसिपेंट्स को चीजों पर सोचने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दिया गया दोस्तों। उन्हें अकेला छोड़ दिया गया और एक बटन दिया गया जिसे अगर दबाया गया तो उन्हें शॉक लगेगा। यह अजीब पार्ट आता है दोस्तों, जिस पार्टिसिपेंट ने कहा था कि वे शॉक से बचने के लिए पे करेंगे, उनमें से 1/3 यानी सिर्फ 1/3 ने डिसाइड किया कि वे शॉक से बचने के लिए पे नहीं करेंगे और बोर्डम से बचने के लिए शॉक के बटन को प्रेस करते रहेंगे। तो समझ रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम बोर्डम के पेन के लिए मामूली इलेक्ट्रोक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। यह शर्म की बात है क्योंकि बोर्डम एक वरदान है और हम बोर्डम को इतना बड़ा पेन मानते हैं कि हम कहते हैं कि अरे भैया चलो टाइम पास करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक सह लेंगे, पर भैया बोरियत नहीं होंगे, खाली नहीं बैठेंगे अपनी जिंदगी में। आपको जो अपने आसपास लोग दिखते हैं ना दोस्तों, जो आप कह रहे हैं कि बड़े खाली बैठे रहते हैं, बड़े इत्मीनान से बैठे रहते हैं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, वो ना खाली बैठते हैं ना इत्मीनान से बैठते हैं। वो या तो किसी की गॉसिपिंग कर रहे होते हैं, ताशपत्ती खेल रहे होते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज में लिप्त होते हैं। हो सकता है वो प्रोडक्टिव ना हो, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो बोर्डम में है, पर बोर्डम को समझना जरूरी है दोस्तों। पर हमें इतना तो मानना होगा कि बोर्डम क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकता है। तो पिछले आर्ग्यूमेंट पर फिर से गौर करते हैं। क्या आपने अपने कॉम्पिटिटर को पूरी तरीके से घेरने, तबाह करने के बाद, चुटकी काटने के बाद, ताना मारने के बाद अरेंजमेंट किया था, या ये बाद में सोचा था जब आप अकेले थे और कमबैक के साथ वापस आए थे? होता है ना दोस्तों, हम जब अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना चाहते हैं यानी फेस टू फेस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस कॉम्पिटिशन, तो उसकी स्ट्रैटेजी आप बोर्डम में बनाते हैं या बड़ा स्ट्रेस या टेंशन लेके बनाते हैं? सोचिएगा। जब हम किसी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, तो हमारा एग्जीक्यूटिव अटेंशन नेटवर्क काम पर लग जाता है। हालांकि यह हमें ज्यादा रेडी और अवेयर कराता है। यह हमारे अटेंशन को रोकता है और कंट्रोल करता है, जिससे ग्रेट आइडियाज को पक्का होने में परेशानी आती है। यह बोर्डम के मूवमेंट्स में ही पॉसिबल है कि यह नेटवर्क बंद हो जाता है और हमारा दिमाग क्रिएटिव थिंकिंग की ओर बढ़ जाता है। आप देखते हैं कि जब हम बोर हो चुके होते हैं तो हमारा माइंड बंद नहीं होता है, वह अभी भी बहुत एक्टिव होता है, जो लगभग 95% एनर्जी का यूज करता है, जो एक एंगेज्ड माइंड की जरूरत होती है दोस्तों। डिफरेंस यह है कि जब हम बोर होते हैं हम कम फोकस्ड हो जाते हैं और हमारा माइंड पास्ट की यादों में बहने लगता है, प्रेजेंट और फ्यूचर की सोच को रोक देता है। हम अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बनाते हैं जो खुद में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। तो बोर्डम बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन यह पक्का है कि इन दिनों यह रेयर होता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी ग्रेट फैसिलिटीज ऑफर कराती है, लेकिन यह सब एक कीमत के साथ आता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, सड़कों पर टहलें या सबवे या बस में कुछ मिनट बिताएं और आप देखेंगे दोस्तों कि आपके आसपास की भीड़ सिर झुकाकर बैठी है, मोबाइल स्क्रीन पर, हर कोई किसी डिवाइस स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए है। यकीनन स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स ग्रेट हैं दोस्तों,
आप शायद अभी एक का यूज कर रहे हो, लेकिन वे हमारे सोचने और काम करने के तरीके को भी बदल रहे हैं। एक वक्त के लिए हम रीड या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते हैं जैसे कि किया करते थे। लोगों को बुक्स या दूसरे लॉन्ग टेक्स्ट में डूबने में डिफिकल्टी क्यों हो रही है, इसकी जांच करते हुए राइटर माइक रोजेनवॉल्ड ने एक डिस्कवरी की दोस्तों। इंटरनेट ने हमारे पढ़ने के तरीके को बदल दिया है। इंटरनेट से पहले लोग लीनियरली पढ़ते थे। आज हमारी रीडिंग पूरी तरीके से नॉन लीनियर यानी अनक्लियर हो गई है दोस्तों। हम स्क्रॉल करते हैं और स्किम करते हैं और दूसरी स्टोरीज के लिंक को फॉलो करते हैं, और ये सब स्किमिंग और स्क्रॉलिंग लंबे टेक्स्ट रीडिंग के साथ जुड़ने की हमारी कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहा है। इस केस में एक विडंबना यह है दोस्तों कि रिसर्च के लिए रोजेनवॉल्ड के आर्टिकल को पढ़ना शुरू करने वाले सिर्फ 30% लोग ही इसे लास्ट तक पढ़ पाए दोस्तों। लेकिन यह ना सिर्फ इंटरनेट का दोष है, बल्कि स्क्रीन्स भी हमारे पढ़ने की समझ को कम कर रहे हैं। नॉर्वे में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनवेंजर के एक प्रोफेसर एनी मेंगेन ने एक स्टडी कंडक्ट की दोस्तों, जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स ने एक ई रीडर पर एक मिस्ट्री स्टोरी पढ़ी और दूसरों ने एक हार्ड बाउंड पेज पर किताब की वही सेम स्टोरी पढ़ी। पढ़ने का इमोशनल एक्सपीरियंस सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए समान था। हालांकि जो लोग किताब के तौर पर स्टोरी पढ़ रहे थे वह घटनाओं के सीक्वेंस के बारे में सवालों के जवाब देने में बहुत बेहतर पाए गए। इसी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट में डिजिटल फोटोग्राफी और हमारे इंस्टेंट पिक्चर लेने में भी हमारी मेमोरी पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इन दिनों लोग डेली दर्जनों पिक्चर्स लेते हैं, हर पल को कैद करने और उनको शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि जिन मूवमेंट्स को हम इस तरीके से कैद करने की कोशिश करते हैं वह हकीकत में याद रखने में हार्ड होते हैं। तो दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट में फेयरफील्ड यूनिवर्सिटी की लिंडा हेंकल ने एक सब्जेक्ट के लिए म्यूजियम का टूर किया था। उन्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स की फोटोज लेने के लिए कहा गया था, दूसरों को उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया। रिजल्ट क्या रहा दोस्तों? पार्टिसिपेंट्स के पास उन ऑब्जेक्ट की डिटेल्स याद रखने के लिए बहुत टाइम था, क्योंकि उनको उनकी फोटोज ना लेकर उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना था। तो हमारा अटेंशन बहुत वैल्यूएबल है और बिजनेसेस को इसको पाने के लिए बहुत से एफर्ट और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ड्रग डीलर्स और टेक सेक्टर्स के लोगों में क्या कॉमन है? हो सकता है आपको जवाब नहीं सूझ रहा हो दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा जो कॉमन चीज है वो है मनी। हाँ दोस्तों, यही वजह है कि वे दोनों अपने कस्टमर्स को यूजर्स कहते हैं। यूजर्स, मेरे प्रोग्राम को इतने लोग यूज कर रहे हैं और इस ड्रग को इतने लोग यूज कर रहे हैं, समझिएगा। तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। आज के कई डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म किसी भी ड्रग के नशे की लत की तरह है और कंपनीज इसे इस तरीके से ही चाहती है। हमारा अटेंशन पाना ही उसकी सबसे वैल्यूएबल संपत्ति है, चाहे वो टेक जाइंट हो या ड्रग डीलर हो सकता है कुछ लोग ऑफेंडेड फील कर रहे हो, पर सच्चाई तो सच्चाई है दोस्तों। इसको इस पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करिए। असल में कंपनीज जानती हैं कि हमारी इंस्टिंक्ट को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि हम परेशान रहें। क्या आपने कभी एंडोड प्रोग्रेस इफेक्ट के बारे में सुना है दोस्तों? वेल, आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। एंडोड प्रोग्रेस इफेक्ट दोस्तों, हम उन टास्क का फेवर लेते हैं जिनको हम मानते हैं कि हम उन्हें पूरा करने के करीब हैं। ह्यूमन ब्रेन लंबे वक्त तक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेवलप हुआ है और एंडोड प्रोग्रेस इफेक्ट से लोगों को लगता है कि वह इसके फेवर में है। यही वजह है कि लिंक्डइन दूसरी कंपनीज के बीच एक प्रोफाइल को कंप्लीशन के तौर पर शो करता है, लगातार आपको ये याद दिलाने से कि आप लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। साइट आपके चारों ओर से चिपके रहने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाती है और एक्चुअली एक प्रोफाइल सेट करती है। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट निर एल की राय में इस तरीके के छोटे हेरफेर एक तरीके का माइंड कंट्रोल है जो शराब, सिगरेट्स या किसी दूसरे ड्रग की तरह एडिक्टिव हो सकता है दोस्तों। एल का लॉजिक है कि 2 से 5% टेक्नोलॉजी यूजर्स गंभीर रूप से इसके एडिक्टिव हो चुके हैं। वजह साफ है दोस्तों, यह दावा करते हैं कि एक स्पेशल लेबल के साथ वह डिजिटल डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स को मार्क करते हैं जो कि पोटेंशियली एडिक्टिव यानी नशे की लत की तरह ही है। लेकिन कई मॉडर्न कंपनीज हमारी बढ़ती हुई इंस्टिंक्ट को एक्सप्लॉइट करने और गहरी बैठी हुई आदतों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाती है। वह पूरी तरीके से नई आदतें बनाना चाहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल गेमिंग कंपनीज आपके प्लेइंग टाइम या नंबर ऑफ लाइव्स को लिमिटेड क्यों रखती है? वेल, हम रेयर रिसोर्सेज को वैल्यू देते हैं दोस्तों, इसलिए खेलने के लिए बहुत कम टाइम या लिमिटेड चांसेस हमें खेल को इंपॉर्टेंस देने के लिए मजबूर करती है। यह हमें बार बार खेलने के लिए भी मजबूर करता है, जो कि एक आदत है। कंपनीज ने भी कंफर्ट देने के नए तरीके खोजे हैं। लोग अनसर्टेनिटी को लाइक नहीं करते हैं,
यही वजह है कि ऊबर राइड की रिक्वेस्ट करने के फौरन बाद आपको एक्यूरेट दिखाता है कि आपका ड्राइवर कहाँ है। समझिएगा दोस्तों, वो आपको एक्यूरेट दिखाता है कि आपका ड्राइवर कहाँ है। तो इस एक्सपीरियंस से हासिल कंफर्ट यूजर्स को फ्यूचर में सर्विस का ज्यादा यूज करने के ज्यादा चांसेस बनाता है। जोमैटो में भी तो यही है दोस्तों, आपको पता रहता है कि भैया जो डिलीवरी मैन आपका खाना लेके आ रहा है वो रेस्टोरेंट पहुंच गया है क्या, उसने खाने को पिक कर लिया है क्या, वो कितने समय तक आपके पास पहुंचेगा। ये सब बड़ा टेम्पटिंग है दोस्तों, इसलिए हम बार बार उसको करते हैं। इस साइकोलॉजी को समझिएगा। अनप्लगिंग के बहुत से फायदे हैं, आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। आपने शायद अब तक कैफेज में नो लैपटॉप साइन देख लिया होगा। असल में यह एक तेजी से फैलने वाली नो टेक ट्रेंड है, जिसमें लोग टेक्नोलॉजी फ्री रिट्रीट को ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ तो फोन के लाइव म्यूजिक के इस्तेमाल का यूज करना भी मना करते हैं। लेकिन हकीकत में अपने फोन को पॉकेट में रखने के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं? वेल, एक रास्ता है। टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करने से आपको दूसरों के साथ जुड़ने में हेल्प मिल सकती है। वर्जीनिया टेक की एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को पेयर में रखा गया और 10 मिनट के लिए एक दूसरे के साथ बात करने के लिए कहा गया। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल डिवाइसेस को दूर रखना चुना, दूसरों ने इसे मेज पर रख दिया और इसे अपने हाथ में पकड़े रखा कुछ लोगों ने। और इन डिवाइसेस की प्रेजेंस या एब्सेंस ने एक बड़ा चेंज महसूस करवाया दोस्तों। मोबाइल डिवाइसेस के एब्सेंट रहने पर सहानुभूति का लेवल ज्यादा होने का सिग्नल दिखाई दिया। यहां तक कि अगर डिस्कशन करने वाले पार्टनर्स एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे तो डिवाइस रखने वाले पार्टनर्स की सहानुभूति का लेवल उन डिवाइस फ्री पार्टनर्स के लेवल से लो ही रहा, जो टोटलिटी में अजनबी थे दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक NYU प्रोफेसर लॉरा नोरेन पर गौर करते हैं, जिन्होंने प्रिंसटन और UCLA पर रिसर्च वर्क करने का डिसीजन लिया था, जो इंडिकेट करता है कि हैंड रिटन नोट्स लेने से इंफॉर्मेशन के सुरक्षित रहने में सुधार होता है। यह देखने के बाद कि उनके द्वारा कहे गए टाइपिंग वर्ड्स यानी वर्ड टू वर्ड ई वर्ड्स का क्लास में कम ही उत्साह था, तो दोस्तों उन्होंने क्लास में लैपटॉप पर बैन लगा दिया और इसने स्टूडेंट्स की क्लास में डिस्कशन में शामिल होने की एबिलिटी और इच्छा में ड्रामेटिकली सुधार किया। तो टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना काम से ब्रेक लेने के समान है दोस्तों, जो कि अब ज्यादातर कंपनीज को पता है कि यह बहुत ही जरूरी है। BCG कंसल्टिंग ने इससे बहुत हार्ड सबक सीखा दोस्तों। यस, यह एक टॉप मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म थी। इसके नए एम्प्लॉयज हमेशा कमिटेड और उत्सुक थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी दोस्तों। काम बहुत ज्यादा था और कंसल्टेंट्स हर दिन हर घंटे कॉल पर लगे रहते थे और शुरू में नए चिपर्स और एक्सीलेंट वर्कर्स यूजुअली 5 साल के अंदर ही काम से तंग आ चुके थे। इसलिए इकोनॉमिस्ट लेस्ली पेरलो ने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया दोस्तों। वीक का कोई एक दिन चुने जिस पर किसी भी टीम को काम करने या कम्युनिकेशन करने को अलाउ नहीं किया जाए। उसने कंसल्टेंट्स की टीम को एक दिन फ्री दिया और खुद को फ्री पाकर वह लोग शुरू में हैरान परेशान हो गए दोस्तों, लेकिन यह सॉल्यूशन उल्लेखनीय रूप से फायदेमंद साबित हुआ दोस्तों। BCG के मैनेजमेंट ने इसका सपोर्ट किया और कंसल्टेंट्स ने अपनी पर्सनल लाइफ में सुधार किया और अपने टीम वर्क में भी सुधार किया। इसलिए टेक्नोलॉजी से या काम से ब्रेक लेना डेफिनेटली फायदा करता है। यह ब्रेक लेने के लिए एक्चुअली आप पर डिपेंड करता है। मोबाइल गेम्स हेल्पफुल या दुखदाई भी हो सकते हैं, यह सब आपके खेलने पर डिपेंड करता है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे किया है। हम अपने फोन पर एक गेम इंस्टॉल करते हैं यह सोचते हुए कि यह एक मजेदार गेम है, कभी कभार पास टाइम हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम इसे जाने हम पूरी तरीके से इसकी तरफ झुक जाते हैं। जब भी कोई फ्री मिनट मिलता है खेलते हैं, चाहे वह कैंडी क्रश हो या क्लैश ऑफ क्लैंस हो या फिर टू डॉट्स हो। इन गेम्स को अक्सर वक्त की बर्बादी माना जाता है, लेकिन यह एक ओवर सिंप्लीफिकेशन ही है दोस्तों। हम उन्हें कैसे खेलते हैं इसके बेस पर सही में मोबाइल गेम्स फायदेमंद हो सकते हैं। एक ऑथर और गेम डेवलपर जेन मैकगोनिगल के अनुसार गेम खेलने के सही और गलत तरीके हैं। उन्हें शॉर्ट लीप में खेलना गेम और रियलिटी के बीच मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। मैकगोनिगल के अनुसार ऐसा करने से आप अपनी मेंटल स्टेट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी ओर आपको गेम में इतना डूबना नहीं चाहिए कि रियलिटी से ही गिर जाएं दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से बचने के लिए गेम को सहारा बना सकते हैं, जो ज्यादा तो कुछ नहीं, बस इन प्रॉब्लम्स को और भी बदतर बना देता है। इसलिए अपने गेम्स को समझदारी से चुनें। मैकगोनिगल का मानना है कि कुछ गेम्स स्ट्रेस और फिक्र को कम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इन फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल करते हैं तो लगभग 10 मिनट के लिए कभी कभी सही गेम खेलना बहुत फायदेमंद प्रभाव डाल सकता है। यह इक्वली जरूरी है कि हम अपने बच्चों पर पूरी तरीके से गेम पर बैन लगाने के बजाय उन्हें हेल्दी गेमिंग की हैबिट सिखाएं दोस्तों।
कंप्यूटर टीचर जोएल लेविन पर विचार करते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को 4 साल की एज में ही माइनक्राफ्ट से इंट्रोड्यूस कराया था। यह गेम प्लेयर्स को एक बेहतरीन ढंग से रैंडमली जनरेटेड वर्ल्ड का पता लगाने को अलाउ करता है, और लेविन ने इसे उनकी बेटी के रूप में देखा जो हर बार नई दुनिया के साथ इंटरैक्ट करती थी। इससे उसे पता चला कि गेम एक एक्सीलेंट टीचिंग सपोर्ट दे सकता है। दरअसल इसकी हेल्प से उनकी बेटी ने पहले उसका पहला शब्द को बोलना सीख लिया। इसलिए लेविन ने अपने क्लास में माइनक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस कराया। यह इतना हिट हुआ कि फाइनली उन्होंने इस गेम के क्रिएटर के साथ उसका एक एजुकेशनल वर्जन डेवलप किया। दोस्तों, आज माइनक्राफ्ट एडू 7000 से ज्यादा क्लासेस में स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, जो 40 देशों में फैला हुआ है दोस्तों, जो मैथ्स, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज और बहुत कुछ सिखाते हैं। जब सही तरीके से अप्रोच किया जाता है तो गेम्स में बहुत कुछ अच्छा करने का पोटेंशियल होता है। इसलिए जरूरी है कि हम हेल्दी डिजिटल बिहेवियर सीखें और मॉडल बनाएं दोस्तों, और यही आगे की समरी हमें बताती है। आइए अगला पॉइंट सुनते हैं। यंग लोग टेक्नोलॉजी की चपेट में ज्यादातर होते हैं और उनको इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीखने की जरूरत है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। बच्चों को एक्साइटमेंट पसंद है और इन दिनों मोबाइल गेम से लेकर मजेदार एड से लेकर यूट्यूब वीडियोस तक बहुत से एक्साइटमेंट्स अवेलेबल हैं दोस्तों, लेकिन नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट और स्टिमुलेशन के ड्रॉबैक्स की कमी भी नहीं है। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का बचपन के विकास पर इतना पावरफुल इंपैक्ट है कि कई टेक जाइंट्स अपने बच्चों को किसी भी डिवाइसेस का यूज नहीं करने देते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को आईपैड का इस्तेमाल नहीं करने दिया था, और इन स्ट्रिक्ट पॉलिसीज का एक अच्छा रीजन है। डॉक्टर मैरी हेलेन इमोडिनो यांग के रिसर्च पर विचार करते हैं दोस्तों, जो सोशल मीडिया के जरिए यूथ के बातचीत करने के तरीके को स्टडी करती है। उनके रिजल्ट से पता चला है कि जो बच्चे अक्सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वे रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कम उदार और कम ही स्किल्ड होते हैं। यह भी दिखाया गया है कि सोशल मीडिया इसे भी प्रभावित करता है कि यूथ कैसे अपना ओपिनियन बनाते हैं। यूसीएलए में एक स्टडी में लॉरेन शर्मैन ने एक स्टिमुलेटेड इंस्टाग्राम बनाया और यूथ के एक ग्रुप से अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को पिक्चर्स को रेट करने को बोला दोस्तों। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, शर्मैन कभी कभी उन हर एक फोटोज के लाइक के नंबर्स में फेरबदल कर देते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने लाइक पैटर्न्स को कैसे शिफ्ट किया। ज्यादा लाइक वाली फोटोज हमेशा यूथ के बीच सबसे पॉपुलर थी। तो हम इन नेगेटिव साइड इफेक्ट्स का मुकाबला कैसे कर सकते हैं दोस्तों? वेल, एक टेक्निक है जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर बैन लगाती है, जैसे कि वॉल्ड्रॉफ स्कूल्स ने करने की कोशिश की है। 7th क्लास से पहले वॉल्ड्रॉफ स्कूल्स के स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। अजीब बात यह थी कि इसने उन्हें सिलिकॉन वैली के सीईओज में पॉपुलर बना दिया था, जो भी ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करती है। हालांकि चीजों को करने का एक और तरीका है, गाइडेंस देना और बच्चों को अपनी लिमिट्स को सेट करने देना। इस मेथड ने डेफिनेटली पेनिसिल्वेनिया के लॉन्ग गैक्रे लीडरशिप कैंप पर काम किया दोस्तों, जहां मैट स्मिथ नाम के एक स्टाफ मेंबर ने एक डेयरिंग एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों। ज्यादातर समर कैंप्स को लीड करने और टेक्नोलॉजी को बैन करने के बजाय स्मिथ ने कैंप के फर्स्ट वीक के बाद उसे अलाउ करने का फैसला किया। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का यूज बंद कर दिया गया, लेकिन इस शुरुआती कदम के बाद कैंपर्स ने अपनी लिमिट्स सेट करना शुरू कर दिया और उन्होंने ना सिर्फ खुद को मॉनिटर किया, उन्होंने एक दूसरे पर भी नजर रखी। उदाहरण के लिए कैंपर्स को अपने हेडफोन के ओवर यूज के लिए चेताया गया या शांत वक्त में बाहर जाकर टेक्स्ट करने को बोला गया। अगर हम उनको गाइड कर सकते हैं और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं दोस्तों, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। बोर्ड एंड ब्रिलियंट चैलेंज के साथ एक हेल्दियर और ज्यादा माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूजर बने। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो आप कैसे दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं दोस्तों, और बेटर टेक्नोलॉजी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। क्यों ना बोर्ड एंड ब्रिलियंट चैलेंज से स्टार्ट करते हैं। ये एक वीक का प्रोग्राम है जो वीक के हर दिन के लिए एक मिनी चैलेंज के साथ बेटर टेक्नोलॉजी यूसेज हैबिट्स को इंकरेज करता है। यहां पहले 4 दिन क्या किया जाता है देखते हैं। फर्स्ट डे सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में है। एक नॉर्मल दिन के दौरान अपनी डिजिटल हैबिट्स पर ध्यान दें। 2 ऐप्स हैं जो आपको ऐसा करने में हेल्प कर सकती हैं। iOS के लिए मूवमेंट और एंड्रॉइड के लिए स्पेस। दोनों आपको बताएंगे कि आप हर दिन अपने फोन को कितनी बार अनलॉक करते हैं और आप डिवाइस पर कितना वक्त बिताते हैं। इस पॉइंट पर आप सिर्फ अपने टिपिकल डिवाइस यूसेज के बारे में जान पाएंगे दोस्तों, इसलिए फिलहाल अपनी हैबिट्स को बदलने की कोई जरूरत नहीं है।
डे 2 पर आपको चलते वक्त अपने डिवाइस के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चाहे आप पैदल चलें, आप मूव करें या लिफ्ट में खड़े हो, अपने फोन को बाहर निकालने की तकलीफ ना करें दोस्तों। और इसे सिर्फ हल्के में ना लें। हाँ, कई लोग इसको लाइट एडवाइस मान लेते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से इसका इस्तेमाल ना करें। कोई पॉडकास्ट नहीं दोस्तों, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं। मूवमेंट है तो फोन नहीं है। अपने फोन को अपनी जेब या पर्स में छोड़ दें और अपने आसपास की दुनिया को निहारें दोस्तों। वापस से बोलूंगा, मूवमेंट करते वक्त, लिफ्ट में जब खड़े हो, जब पैदल चल रहे हो, नो फोन, नो म्यूजिक, नथिंग। थर्ड डे फोटो फ्री डे है दोस्तों, जो बहुत ही सीधा सा और सरल है। बस किसी भी तरीके की फोटोज को बिल्कुल भी ना लें। ये दोनों ही आपको मूवमेंट में जीने में मदद करेगा और बाद में अपने एक्सपीरियंसेस को याद रखना आपके लिए इजी बना देगा। अगर आपके लिए बहुत इजी है तो ना केवल फोटो खींचें, बल्कि किसी भी फोटो को पूरे दिन तक शेयर भी ना करें, लाइक भी ना करें, और इसकी कोशिश करें दोस्तों। डे 4, आपको एक ऐप हटाना चाहिए। आप एक ऐसी ऐप को जानते हैं जिसका आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब आपको कम ही वक्त मिलता है। और प्लीज खुद को धोखा ना दें, सही में इसे हटा दें और इसे डिलीट करना ही होगा। एक बार ये चला गया तो आप उन सभी मूवमेंट्स को एंजॉय करने के लिए फ्री होंगे जिन्हें आप बर्बाद करते हुए आए थे। हाँ दोस्तों, वो कौन सी ऐप है जिसका आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? हटा दे दोस्तों उसको एक बार के लिए। तो चैलेंज की शुरुआत सबसे मुश्किल हिस्सा है दोस्तों ये, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप चैलेंज के दूसरे पार्ट को शुरू कर सकते हैं, जो कि हेल्दियर डिजिटल हैबिट्स को बनाने के बारे में है। बोल्ड एंड ब्रिलियंट चैलेंज के 3 दिनों के दौरान अपनी डिजिटल हैबिट्स को इंप्रूव कीजिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अब जब आपने अपनी अनहेल्दी डिजिटल हैबिट्स को ब्रेक करने की दिशा में कदम उठाया है, तो कुछ नई पॉजिटिव हैबिट्स को बनाने का टाइम आ गया है। एक बार जब आप उन हैबिट्स को सेट कर लेते हैं तो आप क्रिएटिविटी के अपने सभी छिपे हुए सोर्सेस को उजागर करने के लिए तैयार होंगे। यह डे 5 है, जिसका मतलब है कि आपके लिए एक फेकिएशन लेने का वक्त है, यानी उस टाइम की विंडो को चूज करने का टाइम है जिसके दौरान आप सभी डिजिटल डिवाइसेस और रुकावटों से पूरी तरीके से अनप्लग हो जाएंगे। आपको इस वक्त का इस्तेमाल या तो उस प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए करना चाहिए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या सिर्फ नोटिफिकेशन फ्री खालीपन और शांति का आनंद लेने के लिए करना चाहिए। अब ये डिसाइड करें कि इस फेक वेकेशन का कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, चाहे वह आधा घंटा हो या पूरा दिन। अनप्लग करने से पहले अपने ईमेल पर एक ऑटो रिस्पॉन्स सेट करें, जिससे लोगों को पता चले कि या तो आप बिजी हैं और फौरन जवाब नहीं दे सकते हैं। ऐसा तब भी करें जब आपका ब्रेक बहुत शॉर्ट हो रहा हो, और फिर दूसरे चैनल के लिए भी ऐसा करें जिसके जरिए लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे यानी 6th डे आपका चैलेंज बहुत इजी हो जाता है। आपको बस इतना करना है कि किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं और देखने और सुनने में एक वक्त वहां बिताएं, बिना किसी डिजिटल डिवाइस के। हाँ दोस्तों, बिना किसी डिजिटल डिवाइस के पब्लिक प्लेस पे जाना है और देखने और सुनने में कुछ वक्त वहां बिताना है। अगर आप एक जगह पर छिपे रहने के आइडिया को लाइक नहीं करते हैं तो एक लॉन्ग एमलेस सैर पर चले जाएं दोस्तों। बिल्डिंग्स, लोगों, साउंड्स और स्मेल्स पर ध्यान दें। यह ना सिर्फ आपके माइंड को शांत करता है, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को एक्साइट भी करता है। यह आपकी आंखें भी खोल सकता है, जिसे आपने अभी तक मिस ही किया था दोस्तों। डे 7 का चैलेंज अब तक आपके द्वारा डाले गए सभी कामों को एक साथ लाता है। आइए इसको सुनते हैं। इस दिन आपको अपनी लाइफ में एक इशू को पिन पॉइंट करना चाहिए जिससे आप फिक्रमंद या कंफ्यूज्ड फील करते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो बिना किसी रुकावट और बिना किसी परेशानी के 30 मिनट अकेले बिताएं दोस्तों। फिर पेपर की एक शीट लें और पेज को 1s और 0s से फिल कर दें। नंबर्स को जितना पॉसिबल हो उतना छोटा करें ताकि थोड़ी देर लगे। फिर जब यह सब माइंडलेस एक्टिविटीज आपको बुरी तरीके से बोर कर दें तो आपको पेपर की एक नई शीट को लेना चाहिए और इस इशू का पॉसिबल सॉल्यूशन लिखना शुरू करना चाहिए जिसे आपने पहले आइडेंटिफाई किया था। अगर सब ठीक हो जाता है दोस्तों, तो आपकी क्रिएटिविटी इन सभी बोर्डम से काफी हद तक एक्साइटेड हो जाएगी और आप एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ऐसा ना सोचे कि बोर्ड एंड ब्रिलियंट चैलेंज रातों रात आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हालांकि इसे आपको अपनी डिजिटल हैबिट्स और अपने डिवाइसेस के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए जरूरी टूल्स प्रोवाइड कराना चाहिए, और यह निश्चित ही होगा दोस्तों।
तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा अंत में कि टेक्नोलॉजी इनक्रेडिबली हेल्पफुल है, लेकिन ये बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है और पहुंचा रही है। दोस्तों अपने आसपास देखिए, हम अपने डिवाइसेस के साथ कैसे बातचीत करते हैं और बोर होने के लिए जगह बनाकर हम उस कंट्रोल को ब्रेक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, बोर होइए, अच्छी बात है, पर हम हर वक्त टेक्नोलॉजी में रहते हैं तो ये कर नहीं पाते हैं। और इसके अलावा बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि उनको इनसे दूर कर दिया जाए, भैया मोबाइल मत रखो, भैया इतना मोबाइल को मत छुओ, ये कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि यह सिखाना चाहिए कि इसका हेल्दी यूज कैसे करना है। हम अपनी डिजिटल हैबिट्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और बोर्ड एंड ब्रिलियंट चैलेंज को लेकर बेहतर रोल मॉडल बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।